नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नज़र डालते हुए, जाने माने लोगों का डाटा इकट्ठा कर रही है चीनी कंपनी। पहले दिन ही 25 सांसद कोरोना पॉजिटिव, कैसा रहेगा सत्र। दिल्ली दंगे के मामले में उमर खालिद की गिरफ्तारी की निंदा। व्यापारी ने एसपी से बताया था जान का खतरा, मारा गया। योगी सरकार को एसएसएफ बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ गई। खास खबरों पर नज़र डालने के बाद अब वक्त है बड़ी खबरों के विश्लेषण का। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश ये है कि अगर आपको लगता है कि गोदी मीडिया खबरों के साथ न्याय नहीं करता है तो स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ दीजिए, उसकी ताकत बनिए। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आर्थिक योगदान करके आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए और अपनी पसंद की कोई भी सदस्यता चुन लीजिए। तो आइए अब सिलसिला शुरू करते हैं बड़ी खबरों के विश्लेषण का। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर, चीन की एक कंपनी भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, सेना अध्यक्ष सोनिया गांधी, उद्योगपति रतन टाटा समेत लगभग 10,000 लोगों के बारे में खुफिया जानकारियां इकट्ठी कर रही थी। इस कंपनी का नाम है ज़ेनहुआ डाटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी और इसका मुख्यालय शेनज़ेन में है। ये चीनी कंपनी उन लोगों के बारे में तमाम तरह की जानकारियां इकट्ठी कर रही थी और उनका डाटा बैंक बना रही थी। इस कंपनी की नज़र कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों पर भी थी। इंडियन एक्सप्रेस ने एक खबर में ये दावा किया है। ये कंपनी न केवल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत बल्कि थल सेना और वायु सेना के प्रमुखों के अलावा कम से कम 15 पूर्व सेना प्रमुखों के डाटा भी एकत्रित कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे से लेकर उनके भाई शरद बोबडे और जस्टिस ए.एम. खानविलकर पर भी चीनी कंपनी की नज़र थी। लोकपाल जस्टिस पी.सी. घोष और सी.ए.जी. जी.सी. मुर्मू पर भी नज़र रखी गई। उद्योगपति रतन टाटा और गौतम अडानी के डाटा भी खंगाले गए। मुख्यमंत्रियों में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह, राजस्थान के अशोक गहलोत, महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे और मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान निशाने पर थे। इसके अलावा लगभग पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल ही निशाने पर था। चीन की इस हरकत के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या चीन सीमा पर जारी तनाव के संबंध में इसका फ़ायदा उठाना चाहता है या उसका कोई और भी बड़ा मकसद है। बता दें कि चीन ने उन सैकड़ों लोगों के भी डाटा जुटाए हैं जो वित्तीय अपराध, भ्रष्टाचार, आतंकवाद और मादक पदार्थों, सोने, हथियारों या वन्य जीवों की तस्करी के अभियुक्त हैं। अब सवाल है कि चीन अपराधियों की सूचना इकट्ठी क्यों कर रहा है। दरअसल इसका भी एक खास मकसद था। फ़र्ज़ करें कि कोई किसी देश में सामाजिक उथल पुथल पैदा करना हो तो ये अपराधी किस तरह से काम आ सकते हैं। बहरहाल इस निगरानी प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण है एक मकसद के लिए डाटा का इस्तेमाल करना, जिसे हाइब्रिड वॉरफेयर नाम दिया गया है। हाइब्रिड वॉरफेयर से मतलब है किसी देश से बिना युद्ध किए या बिना सेना का इस्तेमाल किए उस पर अपना दबदबा कायम करना। ये युद्ध का ही एक तरीका है। हाइब्रिड वॉरफेयर का इस्तेमाल नुकसान पहुंचाने या माहौल को अपने पक्ष में करने में किया जा रहा है। कंपनी के अनुसार ही हाइब्रिड वॉरफेयर का हथियार सूचना है। दूसरे शब्दों में कहें तो सूचना को इस तरह से पेश करना कि लोगों की धारणा को बदला जा सके और प्रोपेगेंडा चलाया जा सके। भारत में चीनी दूतावास ने इसमें सरकार की किसी तरह की भूमिका से इनकार किया है। तो इंडियन एक्सप्रेस की ये रिपोर्ट बताती है कि देश के तमाम जाने माने और ऐसे लोग जो किसी भी तरह से देश की आवाम को प्रभावित कर सकते हैं, देश की व्यवस्था को चलाते हैं, उनके बारे में जानकारियाँ इकट्ठी की जा रही हैं। और ये एक तरह की हाइब्रिड इंफॉर्मेशन वार है और जो युद्ध के नए तरीके हैं, आधुनिक तरीके हैं, उनमें इसका प्रचलन बढ़ता जा रहा है। साइबर वारफेयर के बारे में आप जानते ही हैं। उसी के तरह ये सूचना इकट्ठी करके एक सूचना युद्ध
चलाने का एक अभियान हो सकता है। चीनी कंपनियां इस काम में लगी होंगी और न केवल हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया भर में, और न केवल चीन बल्कि अमेरिका और तमाम बड़े मुल्क भी दूसरे देशों में इस तरह की जानकारियां इकट्ठी करते हैं। फेसबुक, गूगल, यूट्यूब, ये सब अमेरिका की जो रक्षा एजेंसियां हैं उनके लिए भी इस तरह की सूचनाएं इकट्ठे करके देती रही हैं और अमेरिकी सरकार उनका लाभ उठाती रही है। तो तमाम बड़े और सक्षम और ताकतवर मुल्क इस हाइब्रिड वार में उलझे हुए हैं। जाहिर है कि चीन चूँकि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, बहुत बड़ी सुपर पावर के रूप में उभर चुका है, तो अपनी ताकत को बढ़ाने और अपनी मारक क्षमता को बढ़ाने के लिए वो इस तरह के उपाय कर रहा है। अब ये हिंदुस्तान को सावधान रहने की ज़रूरत है, भारत को इसकी तैयारी करने की ज़रूरत है और कैसे काउंटर अटैक किया जा सकता है उसकी भी उसके पास रणनीति होनी चाहिए, जो कि अभी तक किसी भी स्तर पर दिखलाई नहीं दे रही है। क्योंकि हम सोच रहे हैं कि राफेल के आने से ही हम पूरा मैदान जीत सकते हैं, जबकि लड़ाई कई स्तरों पर लड़ी जाती है और हर मोर्चे पर इसकी तैयारी होना चाहिए। साइबर वारफेयर के बारे में के मोर्चे पर भारत अभी बहुत पीछे है और उसको बहुत कुछ करना है, और न केवल दूसरों पर हमला करने के मामले में बल्कि दूसरों के हमले से अपने पूरे सिस्टम को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है, बचाना है, उसके बारे में भी तैयारी होनी चाहिए, जो कि दिखलाई नहीं दे रही है। अभी जो भी शंकाएं हैं हमारी वो चीन के मुतल्लिक हैं, जबकि दूसरे देश भी इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, उनके बारे में किसी तरह की न जानकारियां आ रही हैं, न हमारे यहाँ उससे लड़ने की कोई रणनीति योजना बन रही है, उसकी भी कोई जानकारी है। तो ये बहुत चिंता की बात है। चीन के बारे में तो है ही, क्योंकि वो पड़ोसी देश है, उससे हमारे संबंध बहुत अच्छे अभी फ़िलहाल नहीं हैं, लेकिन वो जो देश जिनसे हम मानते हैं कि हमारे संबंध अच्छे हैं, वो भी हमारे खिलाफ कभी सूचनाओं का इस्तेमाल करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। और आइए अब अगली खबर का रुख करते हैं। संसद के मानसून सत्र शुरू होने के पहले दिन ही 25 सांसद कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। इनमें से 17 सांसद लोकसभा के हैं और 8 राज्यसभा के। सत्र शुरू होने से पहले 13 और 14 सितंबर को इन सांसदों की कोरोना जांच की गई थी और आज इनकी रिपोर्ट आ गई है। संसद के सत्र में शामिल होने वाले सांसदों को कोरोना की जांच कराना अनिवार्य है। कोरोना संक्रमित पाए गए लोगों में से बीजेपी के 12, वाईएसआर कांग्रेस के 2, शिवसेना, डीएमके और आरएलपी के एक सांसद शामिल हैं। जो सांसद पॉजिटिव पाए गए हैं उनमें मीनाक्षी लेखी, अनंत कुमार हेगड़े और प्रवेश साहिब सिंह शामिल हैं। वहीं दूसरी ओर सरकार ने इस सत्र में प्रश्नकाल नहीं रखने पर विपक्ष को जवाब दिया। सरकार ने कहा ये एक असाधारण परिस्थिति है जब विधानसभाओं की बैठक एक दिन के लिए भी नहीं हो पा रही है। हम 800 साढ़े 800 सांसद यहाँ मिल रहे हैं। सरकार से सवाल पूछने के कई रास्ते हैं, सरकार बहस करने से बच नहीं रही है। लोकसभा में कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने प्रश्नकाल खत्म करने पर कहा कि प्रश्नकाल तो स्वर्णकाल होता है, लेकिन आप कह रहे हैं कि हालात के कारण इसे नहीं किया जा सकता। आप संसद की कार्रवाई तो चला रहे हैं, लेकिन प्रश्नकाल को खत्म करके आप लोकतंत्र का गला घोंटने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा सरकार ने एक प्रश्न के जवाब में सदन को बताया कि उसके पास लॉकडाउन के दौरान मरने वाले प्रवासी मजदूरों का कोई आंकड़ा नहीं है। सरकार ने यह भी बताया कि उनके पास इस दौरान गई नौकरियों के भी आंकड़े नहीं हैं। बता दें कि विश्व बैंक की 1 अप्रैल में जारी की रिपोर्ट के अनुसार इस 25 मार्च को लगाए गए देशव्यापी लॉकडाउन में 4 करोड़ प्रवासी मजदूरों की रोजी रोटी प्रभावित हुई थी। इसके अलावा जो 12 करोड़ नौकरियां गई थी उनमें 9 करोड़ से अधिक तो छोटे व्यापारी, फेरी वाले और रोज़ी कमाने वाले खाने वाले लोग थे। तो संसद के पहले दिन ही ये बहुत सारी सरकार की नाकामियां और कमज़ोरियां सामने आ गई। पहली तो ये कि प्रश्नकाल वो नहीं करवाना चाहती, उसकी मंशा इस तरह की है कि प्रश्न ना पूछे जाएं ताकि उसे जवाब ना देना पड़े। जवाबदेही से भागने की एक कोशिश है और ये साफ साफ दिख रहा है कि ये सरकार जवाब देने से भागती है।
और बहस से भागती है, क्योंकि वो कोरोना क्राइसिस में जो समस्याएं उसकी असफलता की वजह से पैदा हुई हैं उन पर चर्चा नहीं करना चाहती, और अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भी जो उसकी नाकामियां हैं वो भी और खोलकर सामने आ सकती हैं, तो उनसे भागने की एक कोशिश है। और दूसरी तरफ ये और बड़ी चिंता की बात है कि जब देश में इतने बड़े पैमाने पर बेरोज़गारी फैल रही है तो हमारी सरकार के पास उससे जुड़े कोई भी आंकड़े नहीं हैं, कोई भी जानकारी नहीं है, जबकि कोई भी सरकार ऐसे मौक़ों पर जानकारी जुटाने के लिए अतिरिक्त कोशिश करती है ताकि उस जानकारी के आधार पर योजनाएं बनाएं और जो भी उस दिशा में सुधार हो सकता है, परिवर्तन लाया जा सकता है, उसके लिए कोशिश की जाए। तो साफ है कि जब बुनियादी स्तर पर सरकार ये कोशिश नहीं कर रही है तो ये उसकी चिंता में भी शामिल नहीं है। ये बेरोज़गारी को वो एड्रेस करने के लिए तैयार नहीं है, उसके बारे में उसने कोई रणनीति नहीं बनाई है, और ये स्पष्ट करता है कि ये सरकार किस तरह से काम कर रही है, किस किस मोर्चे पर लापरवाही है, किस किस मोर्चे पर उसकी जो अकर्मण्यता है वो सबके सामने आ रही है। बेरोज़गारी का मसला, जो आंकड़े अभी हमने बताए वो मार्च के हैं, मार्च के बाद 4-5 महीने गुजर चुके हैं और बेरोज़गारी और भी ज़्यादा फैली है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ से बड़े पैमाने पर छंटनियाँ हुई हैं, ये हम सब जानते हैं, इनके आंकड़े हर रोज़ हमारे सामने आते हैं। तो ये आंकड़े अब भयावह रुख अख्तियार कर चुके हैं और उसके मामले में सरकार की ये जो संवेदनहीनता है ये बहुत ही डराने वाली है, क्योंकि ये बेरोज़गारी नई समस्याओं को जन्म दे सकती है। अगली खबर लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र उमर खालिद को दिल्ली दंगों के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। याद दिला दें कि इस साल फरवरी में उत्तरी पूर्वी दिल्ली में दंगे हुए थे। इन दंगों में 53 लोगों की मौत हो गई थी और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। भारतीय जनता पार्टी के नेता कपिल मिश्रा ने एक जुलूस निकाला था और वरिष्ठ पुलिस अफसरों को खुलेआम धमकाया था कि यदि उन्होंने शाहीन बाग में धरने पर बैठी महिलाओं को नहीं हटाया तो कुछ भी हो सकता है। इसके बाद ही उत्तर पूर्व दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे थे। बहरहाल चार्जशीट में कपिल मिश्रा का नाम नहीं है, साथ ही सरकार में मंत्री अनुराग ठाकुर का भी नाम नहीं, जिन्होंने नारा लगवाया था देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। यूनाइटेड अगेंस्ट हेट नामक संस्था ने खालिद की गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए कहा है कि दिल्ली पुलिस ने एक बयान में कहा है कि 11 घंटों की पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस की विशेष सेल ने दिल्ली दंगों में साजिशकर्ता के रूप में उमर खालिद को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि उमर खालिद ने दिल्ली के 2 अलग अलग जगहों पर भड़काऊ भाषण दिए थे और लोगों से अपील की थी कि वे घरों से बाहर निकलें और सड़कों को जाम कर दें। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में यह भी कहा गया है कि खालिद के संगठन यूनाइटेड अगेंस्ट हेट ग्रुप, जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी और पिंजड़ा तोड़ ने एक साथ मिलकर दिल्ली के अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन किया था। वहीं दूसरी ओर दिल्ली पुलिस ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के महासचिव सीताराम येचुरी, सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव, मशहूर अर्थशास्त्री जयति घोष, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अपूर्वानंद और फिल्मकार राहुल राय के नाम दंगों में दाखिल अपनी पूरक चार्जशीट में डाला है। मूल चार्जशीट में जिन लोगों के नाम हैं उनमें पिंजड़ा तोड़ आंदोलन की देवांगना कलिता और नताशा नरवाल, जामिया मिलिया इस्लामिया की गुलफिशा फातिमा के नाम मुख्य रूप से शामिल हैं। उन पर आरोप है कि जाफराबाद में समान नागरिकता कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ था, जिसके बाद वहां दंगा भड़का था और इनमें इन लोगों की भूमिका थी। पूरक चार्जशीट में कहा गया है कि नरवाल और कलिता के बयानों से ये साफ होता है कि अपूर्वानंद, राहुल राय और जयति घोष ने सीएए और एनआरसी के खिलाफ दिल्ली के अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन के निर्देश दिए थे। तो विरोध प्रदर्शन के निर्देश देना कोई अपराध नहीं है। किसी भी कानून के दायरे में प्रदर्शन करना एक लोकतांत्रिक मौलिक अधिकार है हिंदुस्तानियों का, भारतीय मतदाताओं का, भारतीय नागरिकों का। और अगर ये प्रदर्शन में हिस्सा लिए थे, इन लोगों ने लिया था या बड़े पैमाने पर देश भर में प्रदर्शन हुए थे, तो उसको किसी भी तरह से अलोकतांत्रिक या गैर कानूनी करार देना ये साफ जाहिर करता है कि दिल्ली पुलिस केंद्रीय गृह मंत्री के निर्देश पर गलत ढंग से लोगों को फंसाने का काम कर रही है।
प्रदर्शन में हिस्सा लेना, नारेबाजी करना, भाषण देना, ये एक आम बात है और किसी भी सरकार की नीति का, किसी भी सरकार के कदम का विरोध करना एक जनतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार ने तय कर लिया है कि दिल्ली के दंगों को सीएए के प्रदर्शन से जोड़ना है और जिन भी लोगों ने सीएए के प्रदर्शनों में हिस्सा लिया है उनको किसी तरह से ये साबित करना है कि दिल्ली दंगों के वो साजिश करता है, दिल्ली दंगे उनकी वजह से भड़के थे, ना कि कपिल मिश्रा और अनुराग ठाकुर के भड़काऊ बयानों की वजह से। तो एक पूरा प्लॉट, एक पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई है गृह मंत्रालय की तरफ से, जिस पर दिल्ली पुलिस अमल कर रही है, ऐसा आरोप तमाम लोग लगा रहे हैं। बहुत सारे जाने माने कार्यकर्ताओं ने, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने, एकेडमिशियंस ने, बुद्धिजीवियों ने उमर फारूक की गिरफ्तारी का, उमर खालिद की गिरफ्तारी का विरोध किया है और इसे गलत बताया। और इसके पहले भी जितनी गिरफ्तारियां हुई हैं उनका भी समय समय पर देश के नामचीन जो लोग हैं उन्होंने विरोध किया है। लेकिन ऐसा लगता है कि ये एक एजेंडा के तहत पूरी तरह से दिल्ली पुलिस काम कर रही है और उसका एजेंडा ये है कि सीएए एनआरसी के आंदोलन को पूरी तरह से तोड़ दिया जाए, उस आंदोलन में हिस्सा लेने वालों को इस तरह से मामलों में उलझा दिया जाए कि वो दोबारा सड़कों पर उतरने की हिम्मत ही ना कर सकें। तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये एक देश के लोकतांत्रिक इतिहास पर एक काले धब्बे के समान है। अगली खबर लेते हैं। बदतर कानून व्यवस्था के लिए निंदा बटोर रहे उत्तर प्रदेश के माथे पर एक और दाग कलंक का लग गया है। कुछ दिन पहले वीडियो जारी करके ज़िले के पुलिस अधीक्षक से अपनी जान को खतरा बताने वाले करोड़पति व्यापारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी ने वीडियो जारी करके कहा था कि महोबा ज़िले का पुलिस अधीक्षक उनसे रंगदारी मांग रहा है और उनकी जान को खतरा है। वीडियो जारी करने के 2 दिन बाद ही संदिग्ध परिस्थितियों में व्यापारी के गले में गोली मार दी गई और रविवार रात को उनकी मौत हो गई। इस घटना के वक्त व्यापारी अपनी ऑडी कार में बैठे थे। ये घटना महोबा के कवरई थाना क्षेत्र में हुई थी। व्यापारी ने वीडियो जारी करके कहा था, महोबा के पुलिस अधीक्षक मणिलाल पाटीदार ने मुझसे 1 हफ्ते के अंदर 6 लाख की व्यवस्था करने को कहा था और ये भी कहा था कि वरना 1 हफ्ते के बाद तुम अपने और अपने परिवार पर लगे फर्जी मुकदमों की गिनती कर लेना। इंद्रकांत त्रिपाठी विस्फोटक के कारोबारी थे। व्यापारी ने वीडियो में कहा था कि मैंने पुलिस अधीक्षक से कहा कि मेरा काम भी सही नहीं चल रहा है, मैं व्यवस्था नहीं कर सकता, आपको जो करना है कर लेना। पुलिस अधीक्षक ने मुझसे कहा कि अगर तुमने किसी नेता से राजनीति करवाई या मुझे फ़ोन करवाया तो मैं किसी भी वक्त तुम्हारी हत्या करवा दूंगा। मेरे ज़िले में मेरे पास इतने पुलिसकर्मी हैं कि मैं किसी भी वक्त तुम्हारी हत्या करवा दूंगा। मेरे ज़िले में मैं किसी को भी बोल दूंगा और वो आकर तुम्हें ठोक देगा और मौत भी तुम्हारी ऐसी होगी कि जो आत्महत्या जैसी लगेगी। त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील करके कहा था कि इस केस की जांच करवाकर महोबा के पुलिस अधीक्षक को हटाएं, क्योंकि अगर उनकी हत्या होती है तो इसके जिम्मेदार यही पुलिस अफसर होंगे। वीडियो वायरल होने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने मणिलाल पाटीदार को निलंबित कर दिया था। कारोबारी की मौत के बाद महोबा के एसपी और 2 अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या के प्रयास और रंगदारी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इंद्रकांत त्रिपाठी की मौत के बाद उनके भाई ने कानपुर में पत्रकारों से कहा कि मणिलाल पाटीदार को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने घटना को लेकर ट्वीट करके कहा कि इंद्रकांत त्रिपाठी की हत्या ने साबित कर दिया है कि शासन की ठोको नीति, पुलिस प्रशासन के फेक एनकाउंटर, विपक्षी राजनीतिज्ञों के ऊपर झूठे मुकदमों की भाजपाई नीति से उत्तर प्रदेश किस गर्त में चला गया है। तो लगातार उत्तर प्रदेश से इस तरह की खबरें आ रही हैं, अपराधों की, हत्याओं की, बलात्कार की। अपराधी तो अपराध कर्म कर ही रहे हैं, लेकिन पुलिस जिस तरह से पेश आ रही है, पुलिस भी ऐसा लग रहा है कि एक संगठित आपराधिक गिरोह की तरह काम करने लगी है। जैसा कि ये महोबा की एक घटना बताती है कि बाकायदा वीडियो जारी करने के बाद कि उनकी जान को इस एसपी से खतरा है और उसके 2 दिन के अंदर उनकी मौत भी हो जाती है। तो ये बहुत ही उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर एक सख्त टिप्पणी है। ये घटना बताती है कि उत्तर प्रदेश में
किस तरह का जंगल राज कायम हो गया है, जहां सरकार का कोई वजूद नहीं है। एक तरह की अराजकता फैल चुकी है और सरकार बेशक दावा करती रहे, बेशक उसने ठोक दो की रणनीति अपनाई हो, फेक एनकाउंटर पिछले 2-2.5 साल से लगातार चल रहे हो, लेकिन अपराध किसी भी स्तर पर कम नहीं हुए, बल्कि अपराधियों के हिम्मत और हौसले बढ़े हुए दिखाई देते हैं। और पुलिस और प्रशासन और सरकार से उनकी गठजोड़ भी अक्सर सामने भी आती रही है, जैसा कि इस मामले में भी साफ दिखता है कि पुलिस ने किस तरह से एक कारोबारी के साथ व्यवहार किया है। तो बहुत ही चिंता की बात है, उत्तर प्रदेश में रहने वालों की जानें किस तरह से असुरक्षित हैं, उनका जीवन, उनका जानो माल किस तरह से खतरे में है। ये घटनाएं एक के बाद जो हो रही हैं वो हमें बतला रही हैं। और अब आज की एक अंतिम खबर जो कि योगी आदित्यनाथ की सरकार से ही जुड़ी हुई है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल अधिनियम 2020 को लागू कर दिया है। इसके तहत उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल यानी यूपीएसएसएफ का गठन किया गया है। इस बल का गठन केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ की तर्ज पर किया गया है। गृह व सूचना विभाग की ओर से कहा गया है कि यूपीएसएसएफ उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय, जिला न्यायालयों, प्रशासनिक कार्यालयों एवं परिसर व तीर्थ स्थल, मेट्रो रेल, हवाई अड्डा, बैंक, अन्य वित्तीय, शैक्षिक व औद्योगिक संस्थानों की सुरक्षा करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से रविवार देर रात को कहा गया है कि यूपीएसएसएफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट है। सबसे अहम बात इस बल को लेकर यही कही गई है कि इसके पास वारंट के बिना ही तलाशी लेने का अधिकार होगा और इस बल का कोई भी सदस्य किसी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी वारंट के बिना ही किसी भी व्यक्ति को कभी भी गिरफ्तार कर सकता है। इस अधिनियम में साफ लिखा है कि गिरफ्तार करने के बाद यूपीएसएसएफ को उस व्यक्ति को नज़दीक के पुलिस थाने को देना होगा और आगे की कार्रवाई पुलिस करेगी। जैसा कि आम मामलों में पुलिस किसी को गिरफ्तार करने के बाद मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है, ठीक उसी तरह पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। हालांकि सवाल यही उठता है, जब केंद्रीय स्तर की एजेंसी इस काम के लिए है तो यूपी को एसएसएफ बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी। सरकार ने कहा है कि यूपी एसएसएफ के तहत महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा हेतु वर्तमान में 9,919 कर्मी कार्यरत रहेंगे। तो योगी सरकार की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। ये ड्रीम प्रोजेक्ट आखिरकार क्यों है, ये सोचना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह के हालात हैं, जिसमें पुलिस, प्रशासन और सरकार अपने विरोधियों को, अपने से असहमत लोगों को दबाने, कुचलने की कोशिश कर रही है, क्या उस तरह के लिए उन्हें एक और ऐसे संगठन की ज़रूरत है, एक और ऐसे पुलिस संगठन की ज़रूरत है जो ऐसे मौक़ों पर उसके लिए मददगार साबित हो सके। क्योंकि जाहिर है कि जिस तरह की बेरोज़गारी सब पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर पर फैल गई है, तो एक तरह की अराजकता और एक तरह का विरोध का वातावरण बनना अब आने वाले समय में लाजमी होगा। तो क्या उस विरोध को ध्यान में रखकर उसको कुचलने के लिए इस तरह की तैयारी सरकार कर रही है कि जो भी श्रमिक संगठन, मजदूर विरोध करने के लिए इन संस्थानों के बाहर प्रदर्शन, धरना करेंगे, उन्हें उठा के सीधे ये बिना वारंट, तलाशी कहीं से भी लाकर ये जो एसएसएफ है वो पुलिस के हवाले कर देगी। और फिर पुलिस के हवाले कर देने का मतलब है कि पुलिस अपने हिसाब से उनके साथ व्यवहार करेगी और जो उसे ऊपर से निर्देश मिलेंगे उसके तहत उनके साथ व्यवहार किया जाएगा। तो साफ है कि एसएसएफ का मकसद कोई बहुत ही सुलझा हुआ या नेक मकसद नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं कोई दुर्भावना छिपी हुई है, कोई ऐसा लक्ष्य छिपा हुआ है जो कि जनतांत्रिक नहीं होगा, जो कि समाज के लिए, देश के लिए हितकारी नहीं होगा। और अब बुलेटिन के अंत में हम कोरोना से संबंधित ताज़ा तरीन आपको जानकारी दे दें कि देश में एक दिन में फिर से 92,000 से अधिक मामले सामने आए हैं कोरोना के संक्रमण के। भारत में संक्रमितों की संख्या 48,50,000 से अधिक पहुंच गई है और दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा लगभग 3 करोड़ को छूने जा रहा है, 2,90,00,000 के पार चली गई है। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आप इसे
लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, और जिन दोस्तों ने अभी तक satyhindi.com को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे तुरंत सब्सक्राइब भी करेंगे। अब मुझे इजाज़त दीजिए, मैं कल फिर हाजिर होऊंगा कल की ख़ास खबरों के साथ, उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।